नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष मीना, सह आचार्य, इतिहास विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। आज के इस व्याख्यान में हम विश्व का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक जर्मनी में नाज़ीवाद के बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर नाज़ी क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा, इससे पिछले व्याख्यान में हमने इस पर चर्चा की थी, इसी को जारी रखेंगे आज। 1933 में सोवियत रूस और अमेरिका में कूटनीतिक संबंधों की स्थापना हुई। 2 मई 1935 को फ्रांसीसी रूस संधि पर हस्ताक्षर हुए। इटली की नाज़ी क्रांति के प्रति प्रारंभिक प्रतिक्रिया अत्यंत अनुकूल थी, क्योंकि जर्मनी में नाज़ी दल और इटली में फासिस्ट दल के मध्य विचारधारा में एकरूपता थी। 1933 की चतुर्थ शक्ति संधि इसी का परिचायक थी। नाज़ी क्रांति के पश्चात लगभग सभी यूरोपीय राष्ट्रों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना प्रारंभ कर दिया। रूस, फ्रांस, इटली जैसे बड़े राष्ट्रों ने ही अपनी गुटबंदियों को मजबूत नहीं किया, अपितु पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी यूरोप के छोटे राष्ट्र भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो उठे। 9 फरवरी 1934 को टर्की, यूगोस्लाविया, रोमानिया और यूनान ने एक संधि के द्वारा परस्पर सीमाओं की रक्षा का वचन दिया। इन देशों की मैत्री बाल्कन मैत्री संघ कहलाई। इस प्रकार नाज़ी क्रांति के परिणाम इतने गंभीर और दूरगामी थे कि इसने विश्व इतिहास को एक नया मोड़ दिया। नाज़ी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस व सोवियत यूनियन निकट आ गए। सोवियत यूनियन और अमेरिका के मध्य कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए। सोवियत यूनियन राष्ट्रसंघ का सदस्य बन गया। अब हम देखते हैं नाज़ी जर्मनी की विदेश नीति। जर्मनी की विदेश नीति मेन काम्फ पर आधारित थी। इसके 3 उद्देश्य थे। जर्मन जाति के सभी लोगों का एक महान जर्मनी में संगठन हो, वर्साय और सेंट जर्मन की शांति संधियों की समाप्ति हो और जर्मन साम्राज्य का विस्तार हो। नाज़ी जर्मन विदेश नीति की धारा मुख्यतः 3 दिशाओं में प्रभावित हुई। पहला है वर्साय की संधि की अवहेलना करते हुए एक समर्थ तलवार का निर्माण। दूसरा है युद्ध कार्य के लिए मित्रों की खोज करना। तीसरा है क्षेत्रीय विस्तार। क्षेत्रीय विस्तार में नाज़ी विदेश नीति को द्वितीय विश्व युद्ध की दिशा प्रदान कर दी गई। सर्वप्रथम एक समर्थ तलवार का निर्माण। इसमें सर्वप्रथम हिटलर ने एक समर्थ तलवार के निर्माण की ओर ध्यान दिया। उसने 14 अक्टूबर 1933 को शांति, समानता और सम्मान के उच्च सिद्धांतों की दुहाई देते हुए निशस्त्रीकरण सम्मेलन से पृथक होने की घोषणा की और राष्ट्रसंघ के परित्याग का नोटिस भी दिया। शस्त्रीकरण की दिशा में दूसरा कदम 10 मार्च 1935 को जर्मन वायुसेना की पुनर्स्थापना था। इस समझौता एंग्लो जर्मन नौसेना समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार जर्मनी को ग्रेट ब्रिटेन की जल सेना के 35% के अनुपात में जल सेना रखने की स्वीकृति मिल गई और इस संधि के द्वारा जर्मनी को पनडुब्बी बनाने का अधिकार मिल गया, जिसका कि वर्साय की संधि में निषेध किया गया था। जो भी हो, ये समझौता जो है वो हिटलर की एक महान कूटनीतिक सफलता थी। इसके बाद
जर्मनी रोम बर्लिन दूरी, इसमें मित्रों की खोज की गई। हिटलर ने अपने निकटवर्ती राज्यों में मित्रों की खोज प्रारंभ कर दी। इटली से मैत्री सुदृढ़ करने के उपरांत हिटलर ने मीन काफ की योजना के अनुसार जापान से मैत्री स्थापित की का प्रयत्न किया और 25 नवंबर 1936 को जर्मनी और जापान में सोवियत रूस के विरुद्ध एक एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट संपन्न हुआ और इसमें इस समझौते के अंतर्गत साम्यवादी हितों से संबंधित सभी मामलों में दोनों के मध्य सहयोग रहेगा। साम्यवाद विरुद्ध यूरोपीय सभ्यता को सुरक्षा दी गई और स्पेन की प्रादेशिक और औपनिवेशिक अखंडता को बनाए रखना ये इसका कार्य था। 1 नवंबर 1936 को मुसोलिनी ने प्रथम बार संसार को रोम बर्लिन दूरी के बारे में जानकारी दी। मुसोलिनी ने मैत्री संबंध हो जाने पर हिटलर को सोवियत रूस के विरुद्ध एक और शक्तिशाली मित्र की आवश्यकता थी। 25 नवंबर 1936 को जर्मनी ने जापान के साथ एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए और इस समझौता का उद्देश्य जो है वो साम्यवादी रूस का विरोध करना था। 6 नवंबर 1937 को इटली भी इस समझौते में सम्मिलित हो गया। इस प्रकार 3 प्रमुख असंतुष्ट शक्तियां जो है कॉमिंटर्न विरोधी गुट की चादर ओढ़कर एकता के सूत्र में बंध गई थी। अब रोम बर्लिन टोक्यो दूरी की रचना पूर्ण हो चुकी थी। महाशक्तियां पुनः 2 गुटों में विभाजित होने की तैयारी में लग चुकी थी। इसके बाद साम्राज्य विस्तार में हम देखेंगे कि साम्राज्य विस्तार के संबंध में हिटलर ने सावधानी और सतर्कता से कार्य प्रारंभ किया। 1 मार्च 1935 को वर्साय संधि के अनुसार 15 वर्षों के राष्ट्रसंघीय शासन के पश्चात एक जनमत संग्रह के फलस्वरूप सार का प्रदेश पुनः जर्मनी को प्राप्त हो गया और 1938 में ऑस्ट्रेलिया और चेकोस्लोवाकिया को हड़पने का इसने निश्चय किया और चेकोस्लोवाकिया को हड़पने के लिए उसका अंगभंग करने के लिए हिटलर की अगली योजना जो थी उसको क्रियान्वित करने के लिए उसके पास कई कारण थे। एक तो था चेकोस्लोवाकिया लोक सभात्मक राष्ट्र था, राष्ट्रसंघ का कट्टर समर्थक था, फ्रांस और रूस का मित्र था और यहाँ पर जो चेकोस्लोवाकिया है वो विविध जातियों का घर था, मतलब उसमें कई प्रकार की जातियाँ रहा करती थी। चेकोस्लोवाकिया के मामले में हिटलर ने अपने पुराने नुस्खे का प्रयोग किया। चेकोस्लोवाकिया के जर्मन आबादी वाले सुडेटन प्रदेश के जर्मन की ओट में उसने काम शुरू किया और 12 सितंबर को हिटलर ने एक सार्वजनिक भाषण में कहा कि सुडेटन जर्मन को राष्ट्र निर्माण का अधिकार दिया जाना चाहिए। यदि वे अपनी सुरक्षा आप नहीं कर सकते तो उन्हें हमसे सहायता मिलेगी। इस घोषणा से स्थिति और भी खराब हो गई और उपद्रव बढ़ते गए और इसका परिणाम ये रहा कि जर्मन चेक या अंतर्राष्ट्रीय आयोग के नियंत्रण में जनमत संग्रह हुआ और 25 नवंबर तक इसको कराने का निश्चय लिया गया। इसके बाद म्यूनिख समझौता हुआ। इस समझौते में कुछ शर्तें रखी गई जो इस प्रकार है। चेक सरकार सुडेटन प्रदेश को खाली कर देगी और यह कार्य जो है 10 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। चेक सरकार इस क्षेत्र की किलेबंदी को नष्ट नहीं करेगी। सुडेटन प्रदेश को खाली करने की शर्तों का निर्धारण एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग करेगी
जिसमें कि जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली और चेकोस्लोवाकिया का एक एक प्रतिनिधि होगा। जनमत संग्रह किन प्रदेशों में कराया जाए, इसका निर्णय जो है वो 5 सदस्यों का एक उपर्युक्त अंतर्राष्ट्रीय आयोग करेगा। तो चेक सरकार 4 सप्ताह के भीतर भीतर जर्मन राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देगी। ब्रिटेन और फ्रांस ने चेकोस्लोवाकिया को नए सीमांतों की सुरक्षा की गारंटी भी दी। तो इस प्रकार जो है 1 अक्टूबर 1938 को प्रातःकाल जर्मन सैनिकों ने सुडेटन प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इसके बाद म्यूनिख समझौता के बाद यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो है वो इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। म्यूनिख से लौटकर चैम्बरलेन ने कहा कि मैं सम्मान रहित शांति लेकर आया हूँ। इस पर विंस्टन चर्चिल ने कहा कि युद्ध और अपमान में से एक को चुनना था। आपने अपमान को चुना, अब शीघ्र ही युद्ध करना पड़ेगा। परंतु म्यूनिख समझौता हिटलर के कूटनीतिक जीवन की सबसे बड़ी विजय और चैम्बरलेन की सबसे बड़ी पराजय थी। अब है चेकोस्लोवाकिया का अंत। 15 मार्च 1939 को जर्मन सेनाओं ने चेकोस्लोवाकिया में प्रवेश कर लिया और संपूर्ण प्रदेश पर अधिकार कर लिया। हिटलर के इस कदम ने इटली, इंग्लैंड और फ्रांस के भ्रम को दूर कर दिया। मुसोलिनी भी इससे काफ़ी क्रोधित हो उठा, परंतु हिटलर का साथ छोड़ने का भी समय नहीं था। अब है मैमल। हिटलर का अगला शिकार हुआ लिथुआनिया। 21 मार्च को हिटलर ने उससे मैमल प्रदेश को पुनः जर्मनी रिस्टांग को सौंपने की मांग की। लिथुआनिया हिटलर की मांग को ठुकराने की स्थिति में नहीं था। तो 23 मार्च को हिटलर ने मैमल में प्रवेश किया। तब तक लिथुआनिया ने इस क्षेत्र को पूर्ण रूप से खाली कर जर्मन अधिकारियों को सौंप दिया। तो इस प्रकार जो है मैमल जर्मनी में मिल गया। अब है आपके पोलैंड पर अधिकार। 1934 में हिटलर ने परिस्थितिवश पोलैंड के साथ 10 वर्षीय अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर किए थे, परंतु हिटलर की आंतरिक इच्छा अवसर मिलते ही पोलैंड से जर्मनी के उन प्रदेशों को वापस लेने की थी जो कि उसने वर्साई की संधि के द्वारा पोलैंड को दिए थे। और इस प्रकार जो है 1 सितंबर 1939 को प्रातःकाल विधिवत युद्ध की घोषणा की गई। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जर्मन वायुसेना ने पोलैंड पर बमों से वर्षा की। कुछ ही घंटों के बाद जो है हिटलर ने डैंजिग पर अधिकार का आदेश प्रसारित कर दिया और इंग्लैंड और फ्रांस ने तत्काल ही जर्मनी को चेतावनी दी कि यदि जर्मनी ने पोलैंड के विरुद्ध अपनी कार्रवाई को तत्काल बंद नहीं किया तो जर्मन सेनाओं को पोलैंड से नहीं हटाया गया तो वो तत्काल ही अपने दायित्व को पूरा करने के लिए पोलैंड की सहायता के लिए आ पहुंचेंगे। अब है आपका द्वितीय महायुद्ध, जिसमें कि हम देखते हैं कि 3 सितंबर 1939 को प्रातः 9 बजे एक उपयुक्त चेतावनी का उत्तर न आने पर बर्लिन स्थित ब्रिटिश राजदूत ने जर्मनी को सूचित कर दिया कि यदि 12 बजे तक उत्तर नहीं दिया गया तो दोनों देशों में युद्ध हो जाएगा। इस पर भी जर्मनी ने कोई उत्तर नहीं दिया और 11:15 पर चैम्बरलेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 5 बजे सायंकाल फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इस प्रकार जो है द्वितीय महायुद्ध का प्रारंभ हुआ। कुछ समय के पश्चात जापान और इटली भी जर्मनी के पक्ष में आ डटे और 1941 तक रूस जर्मनी के साथ संपन्न गुप्त समझौते के अनुसार पूर्वी यूरोप के इलाकों पर अधिकार करता रहा, परंतु
जब जर्मनी ने उसके विरुद्ध भी युद्ध की घोषणा कर दी तो वह भी मित्र राष्ट्रों के पक्ष में आ गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिटलर ने अपनी विदेश नीति के द्वारा संपूर्ण विश्व को द्वितीय महायुद्ध की ओर धकेल दिया। परंतु इसके लिए केवल हिटलर को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। द्वितीय महायुद्ध का दायित्व मित्र राष्ट्रों पर भी था। उन्होंने शुरू में युद्ध को टालने की इच्छा से तानाशाहों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। साम्यवादी रूस के प्रभाव को रोकने के लिए वर्साय व्यवस्था के विरुद्ध छोटे छोटे राष्ट्रों को तानाशाही की स्वार्थ वेदी पर अर्पित कर दिया। यदि तानाशाहों का सही समय पर उपचार किया होता तो द्वितीय विश्व युद्ध की नौबत नहीं आती। तो इस प्रकार जर्मनी का नाज़ीवाद खत्म हुआ। धन्यवाद।